छोटे से गांव में किशन नाम का आदमी अपनी पत्नी कविता के साथ रहता था। किशन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और लोगों के खेतों में मजदूरी कर अपना गुजारा करता था। एक दिन सुबह के समय कविता आंगन में चूल्हे पर बैठी थी। पास ही किशन खड़ा हुआ था। किशन, थोड़ा जल्दी कर लो। आज किशोर काका के खेत पर देर हो गई तो वो फिर गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, कविता जानता हूँ, पर रात की गर्मी की वजह नींद ही नहीं आई। इस वजह से पूरा शरीर टूट रहा है। किशन, रोज की मजदूरी से कुछ बचता नहीं। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि पीछे के खाली जमीन पर कुछ सब्जियां उगा लूं। ये तो अच्छी बात है। चलो, अब मैं निकलता हूँ। किशन अपना फावड़ा उठाता है और बाहर निकल जाता है। किशन खेत में पसीना बहाते हुए काम कर रहा था। तभी पास में किशोर काका आते हैं। किशन, जरा तेजी से काम करो। दोपहर से पहले यह तैयार होनी चाहिए। जी काका, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बस जरा थकान हो रही है। थकान एक मजदूर के अंदर नहीं होती किशन। जब पेट भर खाना मिलेगा तभी चैन आएगा। काम पूरा करो, फिर कुछ पैसे दूंगा। पैसे नहीं, अगर हो सके तो थोड़ा गेहूं ही दे देना। घर में आटा भी नहीं बचा। किशोर काका थोड़ी देर उसे देखते हैं, फिर सिर हिलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। शाम का समय किशन थका हारा घर लौटता है। उसके हाथ में एक कपड़ा बंधा था जिसमें थोड़ा आटा था। किशन, क्या लाए? किशोर काका ने कहा, पैसे नहीं है, पर मेहनत देखकर थोड़ा गेहूं का आटा दे दिया। भगवान उन्हें सुखी रखे। अब 2 दिन चैन से खाना खा सकेंगे। लेकिन किशन, हम ऐसे कब तक ये जिल्लत भरी जिंदगी जिएंगे? मुझे तो ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर लग रहा है। तुम्हारा कहना ठीक है कविता, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं कल से कोई लगा बंधा काम ढूंढ लूंगा, जिससे मुझे रोज मजदूरी ढूंढने के लिए ना जाना पड़े। इसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह का समय किशन एक पुराना झोला हाथ में लिए हुए धीरे धीरे चल रहा था। वो अलग अलग जगह पर जाकर काम मांगता है। भैया, अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए। किशन, अभी तो दुकान में लड़का रखा है और ज्यादा भीड़ नहीं है। जब जरूरत होगी तब बताऊंगा। किशन थोड़ा उदास होकर आगे बढ़ता है। दोपहर का समय किशन एक राशन की दुकान के पास रुकता है। काका, कोई काम मिल सकता है क्या? मैं साफ सफाई भी कर दूंगा। अरे किशन, तू अब ये काम करेगा? चल भाई, आगे बढ़। यहाँ हमारे लड़के ही बहुत हैं। किशन की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। किशन थका हारा और निराश होकर घर की ओर लौट रहा था। उसी समय सामने से गांव के जमींदार जी आते हैं। वे किशन को अच्छे से पहचानते थे। अरे किशन बेटा, क्या बात है? बड़ा परेशान दिख रहा है। नमस्ते जमींदार जी। हाँ, बस काम की तलाश में निकला था, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। तू मेहनती लड़का है किशन। मैं जानता हूं तू खेतों में दिन रात पसीना बहाता है। ऐसा कर, मेरी मिल में थोड़ा काम खाली है। मजदूरी ज्यादा तो नहीं मिलेगी, लेकिन रोज का काम पक्का रहेगा। जमींदार जी, सच कह रहे हैं आप? हाँ रे, गांव का मेहनती आदमी भूखा नहीं रहेगा जब तक मैं जिंदा हूं। कल सुबह आ जाना, काम दिखा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। आपने आज उम्मीद जगा दी। बस मेहनत ईमानदारी से करना, आगे रास्ता खुद बन जाएगा। रात का समय किशन घर लौटता है। कविता चूल्हे के पास बैठी थी। किशन मुस्कुराते हुए आता है। आज कुछ बात बनी क्या किशन? हाँ, कविता आज जमींदार जी से मिला। अब उनकी मील में काम मिलेगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। चलो, अब हमारे भी दिन बदलेंगे। हाँ, अब मेहनत और दुआ दोनों हमारे साथ हैं। दोनों मिलकर सादा भोजन करते हैं। अगली सुबह किशन समय से पहले ही मील पहुंच जाता है। कुछ मजदूर गेहूं और बोरे उठा रहे थे। जमींदार जी किशन को बुलाते हैं। किशन देखो, तुम्हारा काम है बोरे लाना, ले जाना और मशीन में डालना। जी जमींदार जी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। इसके बाद किशन तुरंत काम में लग जाता है। वह बोरे उठाता है और खूब मेहनत करता है। शाम को किशन थका हुआ घर लौटता है। कविता दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। आ गए किशन? कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा था कविता। सारा दिन काम किया। थोड़ी थकान है, पर दिल को सुकून मिला। पहली बार लगा कि कुछ कर रहा हूं अपने लिए। भगवान का शुक्र है। दोनों बैठकर सादा खाना खाते हैं। उनके बीच शांति और सच्चा प्रेम दिखाई देता है।
अगले दिन किशन फिर से सुबह जल्दी मील में पहुंचता है। वो पहले से ज्यादा मेहनत करता है। आज बोरे उठाते उठाते उसे दोपहर हो जाती है। पसीने से तरबतर किशन की आंखों में हल्की थकान और भूख दोनों झलकती हैं। आज बहुत जोर से भूख लग रही है। कविता के हाथ की रोटी तो शाम को ही मिलेगी। क्यों ना आज राकेश के ढाबे पर कुछ खा लूं? इसके बाद किशन पैदल चलता हुआ राकेश के ढाबे पर पहुंचता है, जहां कुछ बेंच पट्टी थी। दूर से दाल, रोटी और घी की महक आ रही थी। किशन वहां पहुंचता है। आओ किशन भाई, पहली बार दिखे हो अपने ढाबे पर। क्या खिलाऊं? आज जरा भूख तेज लगी है। एक प्लेट दाल चावल दे दो। वाह, अब तो किशन भाई कमाने लगे हैं। हाँ, जमींदार जी की मील में काम मिल गया है। कितना अच्छा लगता है जब अपनी मेहनत से कमाए पैसों से पेट भरता है। किशन ने दाल चावल खा लिया था। फिर जेब से अपने सिक्के निकालता है और काउंटर की तरफ जाता है। वहां ढाबे का नौकर बैठा था। भैया, खाना बहुत अच्छा था। बताओ कितने पैसे हुए? आपने एक बड़ प्लेट दाल चावल खाया है, इसके हुए 400। 400 भैया, दाल चावल के 400। हाँ, और क्या मुफ्त में परोसा था? यहाँ कोई लंगर नहीं चलता। भैया, मेरे पास तो सिर्फ 50 है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ का खाना इतना महंगा होगा। अब बहाने मत बना। खाना खा लिया और अब पैसे नहीं दे रहा। अभी मालिक को बुलाता हूं। राकेश भैया, जल्दी यहां आइए। एक मुफ्तखोर ढाबे पर आया है। कुछ देर बाद राकेश गुस्से में आता है। किशन सिर झुकाए वहां खड़ा था। क्या हुआ रे करण? मालिक, इसने खाना खा लिया और अब कह रहा है कि पैसे नहीं है। 400 के खाने के सिर्फ 50 दिखा रहा है। अरे तू वही किशन है ना, मील वाला? हाँ भैया, भूख बहुत लग रही थी। सोचा कि दोपहर का कुछ खा लूं। मुझे सच में नहीं पता था कि खाना इतना महंगा पड़ेगा। तो पहले पूछ क्यों नहीं लिया तूने? क्या समझ रखा है, मुफ्त में खिला देंगे? ऐसा कुछ नहीं सोचा भैया, बस गलती हो गई। गलती, और वो भी 400 की? अरे भिखारी जैसे कपड़े पहनकर ढाबे में खाने चला आता है। तेरे जैसे लोगों के कारण ही मेरे ढाबे का नाम खराब होता है। भैया, अपमान मत कीजिए। मैं मजदूरी करता हूँ, मेहनत से कमाता हूँ। मैंने उधार नहीं मांगा, बस थोड़ी सी चूक हो गई। तो क्या अब हर छूका हुआ ग्राहक यहीं आएगा? चल निकल यहां से, और जो पैसे हैं वही फेंक दे टेबल पर। तभी वहां एक आदमी आता है। राकेश, क्या हो रहा है यहाँ? क्यों इतना शोर मचा रखा है? अरे संतोष भाई, देखो ना, ये भिखारी टाइप आदमी खाना खा गया और कहता है पैसे नहीं है। हैं? ओह, तो अब ऐसे लोग भी ढाबे में आकर पेट भरते हैं। हाँ, इसने पूछे बिना ही ऑर्डर कर दिया और अब कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो यह रोज आएंगे, खाना खाएंगे और बहाने बनाएंगे। वो आगे बढ़ता है और किशन को धक्का देता है। राकेश, संतोष और उसके दोस्त मिलकर किशन को पीटना शुरू कर देते हैं। किशन कुछ कह भी नहीं पाता, बस खुद को बचाने की कोशिश करता है। ढाबे के आसपास बैठे लोग तमाशा देखते हैं, पर कोई बीच में नहीं आता। कुछ देर बाद किशन जमीन पर गिरा पड़ा था। राकेश पास आकर फिर बोलता है। शुक्र मना कि मैंने तुझसे बर्तन नहीं मंजवा रहा हूं, क्योंकि तुझसे बर्तन मंजवाऊंगा तो मेरी दुकान की इज्जत भी चली जाएगी। चल भाग यहां से, और आइंदा कहीं दिख मत जाना, वरना कचरे में फेंक देंगे। किशन की आंखों में आंसू थे। वह कुछ नहीं बोलता, बस धीरे धीरे वहां से निकल आता है। संध्या का समय किशन रोता हुआ घर आता है। कविता दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही किशन को देखती है, दौड़कर उसके पास आती है। किशन, ये क्या हुआ? कौन था ये? राकेश और उसका दोस्त संतोष सिर्फ इसीलिए मारा क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे। कैसे लोग हैं ये? किसी गरीब पर जरा भी तरस नहीं आता। किशन, हमारा गरीब होना ही पाप है। कविता, आज मैं टूटा नहीं हूं, आज मैं पूरा जागा हूं। अब इस अपमान को अपनी ताकत बनाऊंगा। किशन, अब चुप बैठने का समय नहीं है। हमें सरपंच जी से शिकायत करनी चाहिए। ये जो हुआ है वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, किसी भी गरीब के साथ हो सकता है। कविता, सरपंच जी तो बड़े आदमी हैं। क्या वो हमारी बात सुनेंगे? अगर नहीं सुनी तो हम गांव में आवाज उठाएंगे, पर कोशिश तो करनी ही होगी। अगली सुबह सरपंच जी अपने चबूतरे पर बैठे हुए हैं। चारों ओर गांव के कुछ लोग बैठे हैं। किशन और कविता वहां पहुंचते हैं। सरपंच जी, किशन के साथ जो राकेश और उसके लोगों ने किया वो गलत था।
एक प्लेट दाल चावल के 400 रुपए मांगना, फिर उसे पीटना, क्या यही न्याय है? कविता बेटा, मैं मानता हूं कि किशन को मारा गया, पर राकेश का ढाबा भी तो है नामी। वहां अच्छा खाना मिलता है, और जब चीज अच्छी हो तो दाम भी थोड़ा ज्यादा होता है। मैंने कभी मुफ्त में खाना नहीं मांगा सरपंच जी। जितना था उतना देने गया था, पर बदले में गालियां और मार मिली। और आप भी राकेश की तरफदारी कर रहे हैं। क्या गरीब की कोई इज्जत नहीं होती इस गांव में? सरपंच थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बात को मोड़ने की कोशिश करता है। ऐसी बात नहीं है। मैं राकेश को अच्छे से जानता हूं, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि उसने सही किया। तो फिर गलत को गलत क्यों नहीं कहते? ठीक है, मैं इस विषय में राकेश से एक बार बात करूंगा। देखता हूं क्या किया जा सकता है। बस एक बात जान लीजिए सरपंच जी, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आवाज उठाना जानते हैं। सरपंच जी चुप हो जाते हैं। किशन और कविता वहां से चले जाते हैं। दोपहर का समय कमरे में कविता और किशन चुपचाप बैठे थे। देख लिया किशन, जब अपना ही सरपंच गरीब की नहीं सुनता तो ये गांव कैसा होगा? अरे एक तो इतनी मुश्किल से काम मिला, ऊपर से हरामजादों ने मार कर ये हाल कर दिया। कविता, ये राकेश बहुत पैसे वाला है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सरपंच भी उसकी तरफदारी करता है, लेकिन अब बहुत हो गया। अब न्याय मैं खुद करूंगा। तो फिर क्या करेंगे हम? इस तरह तो न्याय मिलेगा नहीं। अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। किशन तेजी से दरवाजे से बाहर निकल जाता है। कविता पीछे से चिल्लाती है, लेकिन किशन नहीं रुकता। उधर सरपंच जी धीरे धीरे चलते हुए ढाबे पर पहुंचते हैं। अरे सरपंच जी, आइए बैठिए, कुछ खिलाऊं आपको? राकेश, पहले मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। सुना है तूने कल किशन को पीटा। तो क्या करता सरपंच जी? वो भीख मांगने जैसे हालत में मेरे ढाबे पर बैठा था। उसने खाने तक के पैसे नहीं दिए। अब बताओ, ऐसे आदमी को कौन झेल? राकेश, काम तो तेरा अच्छा चलता है, लेकिन लोगों को मारना यह कहाँ की समझदारी है। वो खुद ही मार खाने लायक हरकतें करता है। ढाबे पर बैठा और पैसे नहीं दिए, उल्टा जिद करने लगा। देख आए दिन तेरे ढाबे से लोगों के पीटे जाने की खबरें आती हैं। मैं तुझे पहले भी समझा चुका हूं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन तुझे बड़ा नुकसान हो सकता है। हर किसी की इज्जत होती है राकेश, चाहे गरीब हो या अमीर। अगली बार किसी को मारने की खबर आई तो पंचायत में तेरे खिलाफ बात होगी। यह कहकर सरपंच वहां से चले आते हैं, पर राकेश का चेहरा तन जाता है। रात हो चुकी थी। किशन अकेला जंगल में चल रहा था। अब और सहन नहीं होगा। या तो मैं मर जाऊंगा, या फिर इस जुल्म को मिटा दूंगा। घर पर कविता दरवाजे पर खड़ी थी और बार बार रास्ते की ओर देख रही थी। किशन अभी तक नहीं आए, ना जाने कहाँ चले गए, ना कुछ बताया ना कुछ कहा। उधर जंगल के किनारे पर एक पेड़ के नीचे किशन अकेला बैठा था। उसका चेहरा दुखी और क्रोध से भरा था। राकेश, तेरा यह अपमान भूला नहीं जाएगा। एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा, फिर देखना क्या होगा। तभी पीछे से एक साधु महाराज जी आते हैं। बेटा, रात के इस अंधेरे में तू यहाँ अकेला क्यों बैठा है, और तेरे चेहरे पर इतनी उदासी और क्रोध क्यों है? किशन चौंकता है। वह साधु महाराज जी को इस प्रकार देखकर कुछ देर चुप रहता है। कुछ नहीं साधु महाराज जी, जिंदगी ने मजाक बना दिया है मेरा। भूखा हूं, लेकिन पेट की आग से ज्यादा दिल में आग जल रही है। बेटा, तू अपने दुख बांट सकता है, बोल क्या हुआ? किशन पूरा किस्सा साधु महाराज जी को बताता है। गरीब की वजह से बेइज्जती, ढाबे पर पिटाई और कविता की चिंता। बेटा, ये दुनिया बाहरी दिखावे को महत्व देती है, लेकिन ईमानदार और मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। इसके बाद साधु महाराज जी अपनी पोटली खोलते हैं। उसमें से एक थाली में स्वादिष्ट भोजन निकालते हैं। ले बेटा, भूखा है ना, पहले कुछ खा ले। साधु महाराज जी, मैं नहीं खा सकता। मेरे पास देने को कुछ नहीं है। अगर पैसे नहीं दिए तो कहीं आप भी राकेश की तरह। अरे बेटा, ये तो सेवा है, सौदा नहीं। इंसानियत में कुछ देने के लिए दिल बड़ा चाहिए, पैसा नहीं। धन्य हैं आप साधु महाराज जी। यह कहकर किशन खाना खाने लगता है। कुछ ही देर में वह सारा खाना खा लेता है। अब उसके चेहरे पर संतोष था। तो अब मुझे ये बता कि तेरे मन में क्या इच्छा है, तू क्या चाहता है जीवन में? साधु महाराज जी, मेरी तो बस यही तमन्ना है कि मैं एक ऐसा ढाबा खोलूं जहां से कोई भी गरीब
भूखा ना लौटे, जिसके पास पैसे ना भी हो, फिर भी वह स्वादिष्ट खाना खा सके, क्योंकि मैंने खुद भूख और अपमान झेला है साधु महाराज जी, और मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ ऐसा हो। साधु महाराज जी गंभीर होकर किशन को गौर से देखते हैं। किशन, तेरी नीयत बहुत साफ है। आजकल के जमाने में ऐसा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। तेरे इसी विचार और त्याग की भावना से मैं प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए मैं तुझे एक वरदान देता हूं। साधु महाराज जी एक पीतल का चमकता हुआ बर्तन निकालते हैं। ये लो, ये जादुई बर्तन है। जो भी खाने की इच्छा तुम इस बर्तन से करोगे वह तुरंत हाजिर हो जाएगा। मगर एक बात याद रखना, इस बर्तन से सिर्फ जरूरत भर की चीजें मांगना। यदि लालच में आकर कुछ भी ज्यादा या अनुचित मांगोगे तो यह बर्तन कुछ नहीं देगा और हो सकता है कि अपना असर भी खो दे। मैं वचन देता हूं साधु महाराज जी, मैं सिर्फ जरूरत के अनुसार ही इसका उपयोग करूंगा। यह मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। मैं इसे गरीबों की सेवा में लगाऊंगा। जाओ किशन, तुम्हारा रास्ता अब खुल चुका है। ईमानदारी और सेवा की राह पर चलते रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। साधु महाराज जी धीरे धीरे वहां से अदृश्य हो जाते हैं और किशन भी उस बर्तन को लेकर घर की ओर चल देता है। कविता अब भी किशन के लौटने का इंतजार कर रही होती है। तभी किशन थका हारा और हाथ में बर्तन ले आता है। अरे किशन, कहाँ थे तुम? और ये बर्तन कैसा है? कविता, बहुत कुछ हुआ है आज रात, मैं तुझे सब बताता हूं। दोनों घर के भीतर चले जाते हैं। कविता, आज जंगल में साधु महाराज जी मिले। उन्होंने मुझे खाना खिलाया और मेरी बातों से खुश होकर यह जादुई बर्तन दिया। जादुई बर्तन? हाँ, इससे जिस भी खाने की इच्छा करेगा वो बनकर आ जाएगा। मगर साधु महाराज जी ने कहा है, सिर्फ जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करना, लालच नहीं करना। अरे वाह किशन, फिर तो चलो देखते हैं कि यह सच में काम करता है या नहीं। ओह जादुई बर्तन, हमें 2 लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना दो। कुछ ही क्षणों में बर्तन से गर्मा गर्म खाना निकलता है, रोटी, सब्जी और चावल। यह तो चमत्कार है। अब मैं अपना सपना पूरा करूंगा। कविता, गरीबों के लिए ढाबा खोलूंगा। अगली सुबह किशन के घर के बराबर में छोटी सी छप्पर वाली जगह में ढाबा लग चुका था। किशन और कविता काम में व्यस्त थे। वे बर्तन को छिपाकर अंदर रखते हैं और बाहर खाने के लिए मेज कुर्सियां सजाते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है जो पुराने कपड़े पहने हुए था और काफी थका लग रहा था। बेटा, कुछ खाने को मिल जाएगा, बहुत भूखा हूं। आइए बाबा, यह ढाबा आप जैसे लोगों के लिए ही है। किशन अंदर जाकर बर्तन से कहता है, एक गरीब बाबा के लिए गर्म और स्वादिष्ट खाना दो। बर्तन से लाजवाब खाना निकलता है। बूढ़ा खाना खाता है। ऐसा खाना खाकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, क्या खाना है? इसकी खुशबू तो रूह तक में उतर गई। अब बताइए कितने पैसे दूं? क्यों हंस रहा है बेटा? मैं ही पैसे दूंगा ना। बताओ कितना हुआ? सिर्फ 20 रुपये हुए बाबा। क्या, सिर्फ 20 रुपए? इतने कम पैसों में इतना स्वादिष्ट खाना? हाँ बाबा, अब यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा। ना पैसे की टेंशन, ना स्वाद की कमी। बेटा, तेरा ढाबा दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। मैं और लोगों को भी लाऊंगा यहां। बस सबका पेट भरे, यही मेरी कमाई है बाबा। धीरे धीरे किशन का ढाबा अब पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो चुका था। स्वादिष्ट भोजन, सस्ते दाम और नम्रता से भरे व्यवहार ने सभी का दिल जीत लिया था। किशन भैया, सच कहूं तो आपके ढाबे जैसा स्वाद पूरे शहर में नहीं। धन्यवाद भैया, मेरा उद्देश्य ही यही है कि कोई भूखा ना रहे। शाम का समय किशन के ढाबे पर बढ़ते ग्राहक देख राकेश चिंता में पड़ गया। यह किशन का ढाबा हर दिन मेरे ग्राहक छीन रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कोई चाल है, कोई रहस्य है इस सब के पीछे। कल ही उसे ढूंढकर बात करनी पड़ेगी। बस, अब बहुत हुआ। यह किशन कैसे हर दिन 400-500 ग्राहकों को खिला देता है? कोई तो राज है उसके पास। राकेश और संतोष ढाबे के पीछे से आते हैं और धीरे से बर्तन के पास पहुंचते हैं। चल जल्दी कर, झड़ डाल दे। राकेश जेब से शीशी निकालता है। तभी जोर से सीटी बजती है। सरपंच हाथ में लाठी लेकर आता है। पुलिस भी उसके साथ थी। पकड़ लो इन दोनों को। झर मिला रहे थे ये किशन के खाने में। नहीं सरपंच जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, हमें फंसाया जा रहा है। झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी।
तुम दोनों ने कल रात भी किशन से मारपीट की थी। शर्म करो। चलो थाने। अब तुम दोनों वहीं की हवा खाओगे। राकेश और संतोष को हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता है। किशन भावुक होकर सरपंच के पास आता है। सरपंच जी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अगर वो खाने में जड़ डाल देते तो ना जाने कितने गरीब मारे जाते। किशन, तेरी नीयत साफ थी, इसलिए भगवान ने भी तेरा साथ दिया। अब चल, मुझे भी कुछ स्वादिष्ट सा खाना खिला दे। किशन हंसते हुए खाना परोसने लगता है। सभी लोग ताली बजाते हैं।